नीट का पेपर सभी लोग देख चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी समझ में आ गया होगा। बॉटनी टोटली अप्रोक्सीमेटली एनसीईआरटी। जूलॉजी मैं हर बार बोलता रहा हूं शुरू से लास्ट तक, 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगे आपको, इस बार भी थे, ठीक है। तो बस वही ध्यान रखना है आपको कि कुछ 100% एनसीईआरटी से नहीं आएगा। जूलॉजी हर बार आती है, ठीक है, हर बार, ठीक है, बाहर से कुछ मिलेंगे आपको, वही सिलेक्शन कराते हैं। तो इसलिए जितना हम करा रहे हैं बेटा उतना आपको एकदम फेथफुली करना होगा, क्योंकि वही पॉइंट्स हम उठा रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। बट हाँ, हमने जो YouTube पर या जितना भी हमने कोर्स कराया है, एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि YouTube पर एक फ्री कोर्स लॉन्च किया, उससे भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं है। आपको तो बहुत बेहतरीन करा ही रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी से मैंने प्रश्न काल में कंटिन्यू चीखता रहा, बोलता रहा, बेटा पिछली साल 9 क्वेश्चन आए हैं, सीरियस रहना, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आएंगे। और इस बार भी देखो क्वेश्चन की, समझ रहे हो ना मेरी बात, लाइन लगी हुई है बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन की, ए सेक्शन में भी और बी सेक्शन में भी, ठीक है। तो इसलिए बॉटनी वाले सेक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी भरी पड़ी है और जूलॉजी वाले सेक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी है, ए और में बी में भी। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में फिर बोल रहा हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज रिपीट हो सकती है नेक्स्ट ईयर, यानी आपके टाइम पर। तो बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स और सेल साइकिल, ये वो हॉट टॉपिक होते हैं जो हर साल रिपीटेशन इसके ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये अप्लाइड वाले टॉपिक को एकदम कमांड कर, पर एक फिक्स नहीं है। मतलब इस बार लास्ट ईयर भी सेम वही था कि मतलब सिलेबस जो जिस तरीके से पैटर्न आ रहा था, फॉलो हो रहा था, वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं हुआ। तो फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा, कुछ बिल्कुल ही गायब कर दिए उन्होंने। तो इसलिए सीरियसली लेना इस चीज को, ठीक है, सीरियसली लेने वाले उस चीज को, और एक एक टॉपिक पर कमांड करना होगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिए, मालूम पड़ा उस जो टॉपिक छोड़े उससे लाइन लग के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। बट जो एनसीईआरटी है, देखो बियॉन्ड एनसीईआरटी अर्थवॉर्म भी आ गया, ठीक है, एक बार और फ्रॉग आ गया था, जबकि एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी नीट में दे रखा है कि ये, ठीक है, नहीं इंक्लूडेड है, बट फिर भी, ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो एक सिंगल लेक्चर का होता है तो उसको रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो खैर, ये क्लियर है आपको कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। नीट का पेपर सभी देख चुके हैं, बहुत टिपिकल पेपर नहीं था, पर 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं, जो थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, वही सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो जितना हम करा रहे हैं उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक कि लास्ट प्रश्न काल के अंदर भी हमने जो क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, 4-5 जो जितने भी सेटअप कराए थे हमने, 8 सेटअप करीब, उनमें पूरा पेपर फंसा है, पूरा पेपर फंसा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो पर हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते, हमें सारा सिलेबस बहुत फ्रिक्वेंटली करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, और एक क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं लेना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इम्यूनोलॉजी की बात की थी, ठीक है। उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको देखो वैक्सीनेशन करा दिया था, नंबर 1, एलर्जी करा दिया था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करा दिए थे हमने। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट ऑर्गन, ठीक है, जिसके अंदर हमने, अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन को मैंने डिवाइड किया था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। एडवर्ड जेनर की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, ठीक है, काउपॉक्स, स्मॉलपॉक्स, क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। एक्चुअल में जो डिस्कवरी हुई थी वो यहाँ से हुई थी, एडवर्ड जेनर से, काउपॉक्स, स्मॉलपॉक्स, क्रॉस रिएक्टिविटी। इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब होता है होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। तो ये तो हमने समझा ही दिया था आपको भाई, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में अंतर क्या होता है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अगर उस ऑर्गेनिज्म के उस पार्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो एक्चुअल में, समझ रहे हो ना मेरी बात, एक्चुअल के अंदर कह सकते हो आप एंटीबॉडी बनाने के लिए, मेमोरी सेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सरफेस एंटीजन होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड जनरेशन या सब यूनिट वैक्सीन। यानी होल ऑर्गेनिज्म को यूज करने की जगह आपने उस ऑर्गेनिज्म के सरफेस एंटीजन को यूज किया, इसके लिए आप बोलोगे इम्यूनाइजेशन के लिए, सेकंड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन का मतलब है उन सब्सटेंस को बनाने के लिए जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल था, आपने उस डीएनए को बॉडी में इंसर्ट करा दिया, अब वो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बनेंगे। थर्ड जनरेशन सिर्फ सरफेस प्रोटीन बनेंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर नहीं बनेगा, ये कंफ्यूज मत रहना। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में डिवाइड किया था बेटा। फर्स्ट जनरेशन में होल ऑर्गेनिज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हमने हीट किल्ड करके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, एक हमने लाइव एट्यूनेटेड, जिसको वीक भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसको वीक पैथोजन भी बोल सकते हो, ठीक है, उनको एट्यूनेटेड भी बोल सकते हो, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में आएंगे, ठीक है। और बेहतर वैक्सीनेशन होता है।
नंबर हमने सेकंड पर आ गए थे। सब यूनिट को बनाने के लिए साइंटिस्ट समझ चुके थे कि यार कोई ना कोई डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके सब यूनिट को बनाना चालू कर दिया, मीन सरफेस एंटीजन को बनाना चालू कर दिया जो वैक्सीनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, इसमें हेपेटाइटिस बी की जो आज की डेट में आपको वैक्सीन लग रही है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जो स्कूल्स में लग रही है, सब जगह लग रही है, वो सेकंड जनरेशन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन है, जिसके अंदर ईस्ट को यूज किया है इस रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को बनाने के लिए एज अ होस्ट। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा ढेर सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर से एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, तो जो उनके एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो एक्चुअल में वायरुलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें पैथोजन के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बनानी, फिर हमें उन टॉक्सिन के अगेंस्ट वैक्सीन बनानी है, मींस उन टॉक्सिन को इनएक्टिव करेंगे और बन जाएंगे टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड को भी बॉडी में इंट्रोड्यूस करके आप वैक्सीन यानी कैसे तो बॉडी को इम्यूनाइज कर सकते हो। टॉक्सॉइड को आप वैक्सीन की तरह यूज करके, ठीक है, बॉडी को इम्यूनाइज कर सकते हो। सेकंड जनरेशन या सब यूनिट के अंदर इंक्लूडेड है ये भी। तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, ये तीनों पैथोजन बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। हमने उनके एक्सोटॉक्सिन को इनएक्टिव किया, देन बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया एज अ वैक्सीन और बॉडी को इम्यूनाइज किया, मेमोरी सेल का फॉर्मेशन किया। क्योंकि वैक्सीनेशन किस पर डिपेंड करता है? मेमोरी सेल पर डिपेंड करता है। और थर्ड जनरेशन तो समझ गए, डीएनए वैक्सीन, डायरेक्टली डीएनए को लिया, बॉडी में इंसर्ट कर दिया, उस डीएनए को जो सरफेस एंटीजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको बॉडी में क्या कर दिया, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये होगा थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन एकदम क्लियर था। फाइनली हमने इसके बाद बेटा आगे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के बाद हम आगे थे नंबर थर्ड। ठीक है, एलर्जी। तो एलर्जी मैंने बताया भी था, एलर्जी होती क्या है। ठीक है, तो एलर्जी के लिए एंटीबॉडी कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आईजीई सेल्स। आप बोलोगे ऐसे सेल्स लाइक जो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, मींस मास्ट सेल। ठीक है, और ब्लड के अंदर आप बोल सकते हो बेसोफिल, पर टिश्यू में मास्ट सेल। ठीक है, दोनों ही ये चीजें रिलीज करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, भाई एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस, तो हिस्टामाइन है तो एंटी एलर्जिक सब्सटेंस क्या होंगे? जो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी रखते हैं या आपके इम्यूनिटी को सप्रेस रखते हैं, क्योंकि एलर्जी आपके इम्यूनिटी के हाइपर होने की वजह से होती है। तो एंटी एलर्जिक सब्सटेंस हमेशा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स होते हैं, लाइक साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, लाइक कॉर्टिसोल, ये सब इम्यूनो सप्रेसिव हैं या एंटी एलर्जिक हैं, जो कह सकते हो कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करके जो आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटाइज हो गई है, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखा रही है, उसको सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैंने डिफरेंस भी बताया था, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो मास्ट सेल होते हैं उनकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होते, मींस आईजीई बाइंडिंग एंटीजन नहीं होते। ठीक है, वो नॉर्मल मास्ट सेल हैं। पर अगर वो एलर्जिक है तो उसके मास्ट सेल सेंसिटाइज हो जाते हैं, मींस उनकी सरफेस पर आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तब आईजीई बाइंड करते हैं और आईजीई की बाइंडिंग करते ही वो मास्ट सेल हैंड ग्रेनेड बन जाते हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करेगा तो आईजीई से बाइंड करेगा, बाइंड करते ही वो ट्रैगर होगा, ट्रैगर होते ही क्या होगा, वो मास्ट सेल रप्चर होंगे और लार्ज अमाउंट में हिस्टामाइन, सेरोटोनिन रिलीज करेंगे, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स देने के लिए ये कह सकते हो वैसोडाइलेटर और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेंगे और एस्थमा जैसी प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी एलर्जिक सिम्टम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एलर्जी भी मैंने क्लियर करा दिया था। सेंसिटाइजेशन नॉन सेंसिटाइज में क्या डिफरेंस होता है ये भी क्लियर करा दिया था मैंने, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइनली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून में तो एक लाइन में बताया था मैंने, एनसीईआरटी की लाइन है कि अपने ही एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तब होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। कारण बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं इसके लिए। ठीक है, या आप कह सकते हो कि बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, और कुछ लोग कहते हैं भी अननोन कारण है, एक्चुअल में कभी क्लियरिफाई नहीं है कि एक्ट रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, पर इतना है कि अपने ही एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसीज। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ तक क्लियर था, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी समझाई थी मैंने कि होती क्या है। ये अब हम 11th में इसको पढ़ाते हैं जॉइंट्स वाले में, तो हम पहले फिर भी बता देते हैं आपको कि अगर आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स का अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो उन प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और वो एंटीबॉडी ठीक है वहां इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लामेटरी फ्लूइड आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है और सॉइलिंग आ जाती है, और यही सॉइलिंग लीड करती है आगे जाकर के पेन को, समझ रहे हो ना। और इसके साथ साथ जॉइंट्स के बीच में पेनस पार्टिकल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जॉइंट जब आप चलते हो समझना, तब आपके नीज या जो भी जॉइंट्स होते हैं
उनमें क्या डिफॉर्मिटीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, और स्वेलिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट में एक ही ऑप्शन है इसका, नी रिप्लेसमेंट, कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। अपने ही एंटीबॉडी जब अपने ही प्रोटीन के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तब ये ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये भी क्लियर था। और फाइनली हमने इसके बाद बात की थी टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। दीज आर 2 टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी। मैंने बोला भी था प्राइमरी किसके बेस पर, आप बोलोगे फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। किसी भी लिम्फोसाइट का, स्पेशली बी और टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, जहां पर भी होगा फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन, वो प्राइमरी है, ठीक है। और जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा सेकेंडरी है। तो प्राइमरी का केस जब भी बात आती है तो प्राइमरी केस में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या, अगर प्राइमरी का केस है तो भाई बोन मैरो के अंदर सारे एंटीबॉडी का, सारे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ऑल लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ठीक है। बस ध्यान रखना है मैच्योरेशन, मैच्योरेशन कहां होता है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में होगा, रिमेनिंग सबका मैच्योरेशन, ठीक है, आप बोलोगे बोन मैरो में ही होगा। इसीलिए बोन मैरो के साथ साथ थाइमस को भी हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में इंक्लूड किया है। थाइमस, थायराइड नहीं, थाइमस। तो 2 बात क्लियर होगी, प्राइमरी किसके बेस पर, और एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में बोन मैरो आ गया आपका, और नंबर 2 थाइमस आ गई। अब सेकेंडरी, भाई सेकेंडरी तो रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी, जहां इंटरेक्शन हो रहा है, लाइक मैंने बताया था, ठीक है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा पेयर्स पैचेस हैं, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है, सब लिम्फोइड टिश्यू है। इसके अलावा माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो पूरी इंटेस्टाइन के अंदर लगे हुए हैं, ऑल सेकेंडरी लिम्फोइड